नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के प्रश्न इससे पहले करा रहे थे, तो भौतिक रसायन टॉपिक हमारा था। इससे पहले उसके प्रश्न नहीं देखे हो, साइड में आई बटन वीडियो आपको मिल जाएगा। अब हम देखेंगे हमारा टॉपिक अकार्बनिक रसायन। इसके अंतर्गत जो प्रश्न है ज्यादा है, इसलिए 50-50 करके प्रश्न देखेंगे। आज के इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न हम प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। और सभी जितने भी बीपीएससी के अलग अलग पेपर हैं उसके भी क्वेश्चन इसमें कवर होंगे। एग्जाम डेट ऑलरेडी आ चुकी है 27 से 30 के बीच में। बाकी अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इन्हीं तिथियों में आपकी परीक्षा होगी। बाकी स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड के एग्जाम्पल आपसे पूछे गए, कौन से होंगे? आंसर की बात करते हैं, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा Al2O3 और ZnO। तो आप क्या कहेंगे कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। इसके एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अगला है प्रश्न कि जब रिएक्टेंट की शुरुआती सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्ध जीवन काल कितना हो जाएगा? तो ये आपका दोगुना हो जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्ध जीवन काल दोगुना हो जाएगा। सोना सॉल के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ इनमें से कौन सा है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी MgCl2। तो MgCl2 सोना सॉल के जमाव में सबसे ज्यादा प्रभावी है। अत्यधिक बैलेंसी वाले धनात्मक आयन वाले इलेक्ट्रोलाइट इसके जमाव में ज्यादा प्रभावी होते हैं। अगला है जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है। मिश्र धातुओं से आप देखते हैं एक नया क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो CuZn है, CuFeZn है, या फिर CuZnNi है, या CuSnPb। तो जर्मन सिल्वर में आपका CuZn और Ni देखने को मिलता है। तो जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकल इसकी मिश्र धातु है, जिसमें 60% तांबा, 20% निकल और 20% जस्ता होता है। इसे निकल रजत के नाम से भी जाना जाता है और यह चांदी जैसा दिखता है, किंतु इसमें चांदी होती नहीं है। जर्मन सिल्वर से बर्तन और मूर्तियां बनाई जाती हैं। यूजेस से भी क्वेश्चन बनते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तांबे की मिश्र धातु इसमें से कौन सी है? डूरालुमिन, पीतल, मैग्नीशियम, इस्पात। तांबे की मिश्र धातु आंसर की बात करते हैं तो आंसर पीतल यहाँ पर सही होगा। प्रकृति में तांबा मुक्त अवस्था अथवा संयुक्त अवस्था दोनों रूपों में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में वो मुख्यतः सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्कों के रूप में पाया जाता है। और तांबे की मिश्र धातु पीतल, कांसा, गन मेटल आदि आपको देखने को मिलती है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कौन कौन सी है। आंसर क्या हो जाएगा? पीतल। अगला है, इनमें से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी, जिप्सम, राख। आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका पहला यानी कि चूना पत्थर सही हो जाएगा। चूना पत्थर सीमेंट का मुख्य घटक होता है। सीमेंट में इसके अलावा सिलिका भी होता है, आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, ये सब भी आपका पाया जाता है। और सीमेंट सामान्यतः कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जिप्सम इनसे मिल करके बना होता है। जिप्सम मिलाने का कारण जो होता है सीमेंट के जमने के प्रक्रम को धीमा करना होता है, ताकि ये पूरी तरीके से ठोस ना हो जाए। अगला है आपका, ये जिप्सम का फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, CSO4.2H2O करके आपको देखने को मिलता है। अगला है, क्विक सिल्वर का एक और अन्य नाम क्या है? एल्यूमिनियम है, पारा है, चांदी है, जस्ता है। तो क्विक सिल्वर किसको कहते हैं? क्विक सिल्वर आपका पारा। इसे तरल चांदी भी कहा जाता है। इसका यूज थर्मामीटर में तापमापी के रूप में किया जाता है। यूरेनियम से क्या बनता है? चम्मच बनता है, दवाइयां, या बिजली, या पैसा। तो यूरेनियम से आपका बिजली ऑप्शन सही हो जाएगा। यूरेनियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसका निष्कर्षण जो है इसके अयस्क पिचब्लैंड से जो है वो किया जाता है। यूरेनियम का यूज की अगर बात करें तो विद्युत निर्माण में, दवा निर्माण में, मिश्र धातुओं में, नाभिकीय आयुशास्त्रों के निर्माण आदि में किया जाता है। और यूरेनियम को आशा धातु यानी कि मेटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन में अच्छा अगर देखेंगे तो आपको दवाइयां भी ऑप्शन दिया गया है और दवा निर्माण में भी ऑप्शन, मतलब इसका यूज होता है, परंतु आंसर जो सही माना गया है वो आपका विद्युत निर्माण को ही माना गया है। अगर इनमें से एक से अधिक ऑप्शन होता तो इनमें से एक से अधिक भी सही हो सकता था। अगला, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, या N2 या CO2। आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड।
प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, लेकिन ये क्रिया पूर्ण होने पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की भी उत्पत्ति होती है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। समीकरण भी इसका है 6CO2 प्लस 12H2O, एक तरफ सूर्य का प्रकाश, एक तरफ क्लोरोफिल, बनता क्या है C6H12O6, ये जो है वो बनता है। और अलग क्या होता है 6H2O 6O2, ये आपका अलग होता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा या क्रोमियम की मात्रा। स्टील के बर्तन भी देखते हैं ना, तो उसमें कठोरता अगर बढ़ानी है तो उसके लिए उसमें क्या मिलाएंगे, क्या बढ़ा देंगे, किसकी मात्रा, आंसर हो जाएगा आपका पहला, यानी कि कार्बन की मात्रा। इस्पात के साथ उचित मात्रा में कार्बन अगर मिलाते हैं तो स्टील की जो आवश्यक कठोरता चाहिए होती है वो तन्यता या भंगुरता जो है वो बढ़ाई जाती है। स्टील का उत्पादन ढलवा लोहा और पिटवा लोहा दोनों से ही किया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। स्टील का उत्पादन ढलवा लोहा पिटवा लोहा दोनों में किया जाता है। ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा घटाई और पिटवा लोहा में इसकी कार्बन की मात्रा की बात की जा रही है कि बढ़ाई जाती है। इसके विशेष गुण लाने के लिए कार्बन, निकल, मैग्नीज और टंगस्टन आदि भी मिलाए जाते हैं। और स्टेनलेस स्टील आपकी एक मिश्र धातु है जो कि स्टील में 15 से 20% क्रोमियम और 8 से 10% निकल मिला करके तैयार किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मार्स गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस में आपका होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसमें धुएं में जो सीसा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सब आपके मौजूद जो है वो होते हैं। आंख और नाक में जलन होती है, मतलब इसका जब बात करते हैं परिणाम को लेकर के, श्वास और फेफड़े संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। शीतल रातों में कोहरे के समय धुआं, धूल, कार्बन और शीशे के कण वायुमंडल की वायु में तैरते हैं, इस दशा को धूम्र कोहरा जो है वो कहते हैं। और 1952 ईस्वी में लंदन के धूम्र कोहरा में दम घुटने से 4000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। कार्बन डाइऑक्साइड, CO इत्यादि गैसें कार्बन के तापमान वृद्धि में भी उत्तरदायी होती हैं। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, ऑक्सीजन, राख, मिट्टी या फिर पानी। आंसर की अगर बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर पानी जो है वो सही होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है, बस इतनी बात आपको पता होना चाहिए। अभिक्रिया विस्फोट के साथ होती है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। समान द्रव्यमान होने पर अन्य ईंधन की तुलना में हाइड्रोजन का दहन अधिकतम ऊष्मा उत्पन्न करता है। जलने पर हाइड्रोजन जल बनाता है जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। अगला है पारे का मुख्य अयस्क इनमें से कौन सा है, सिनेबार, पायराइट, बॉक्साइट या फिर पायरोलुसाइट। तो पारे का जो मेन अयस्क होता है वो सिनेबार होता है। पारे का मेन अयस्क होता है सिनेबार, और बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। आयरन का या आयरन पायराइट जो होता है वो लोहे का होता है। पायरोलुसाइट जो होता है वो मैग्नीज का अयस्क होता है। शुष्क बर्फ आपका होता है ठोस पानी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, निर्जलीकृत बर्फ या ठोस हाइड्रोजन परऑक्साइड। देखेंगे कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, 1 2 3 4 5, ज्यादा ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुष्क जो बर्फ होती है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बता भी चुके हैं इससे पहले हम आपको, तो इसको आपको याद रखना है। इसे शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सामान्य बर्फ की तरह ये ठोस से द्रव में परिवर्तित नहीं होती है, जबकि ये निम्न वायुमंडलीय दाब और उच्च ताप पर ठोस से सीधे गैसीय स्टेट में परिवर्तित हो जाती है। ब्यूटी पार्लर में बाल संवारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये शायद क्वेश्चन हमने आपसे पिछले वाली क्लास में पूछा भी था। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन या सिलिकॉन। तो जिन्होंने भी आंसर सल्फर दिया था उन सभी का सही है। ब्यूटी पार्लर में बाल संवारने के लिए सल्फर का यूज किया जाता है। इसके अलावा चर्म रोग में सल्फर के मलहम का यूज किया जाता है औषधि के रूप में। इसका यूज रंग उद्योग में भी होता है, जीवाणुओं और कीटाणुओं को नष्ट करने में भी इसका यूज होता है। सोडा पानी में प्रमुख गैस इनमें से कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मार्स गैस, कौन सा सही होगा। तो सोडा पानी में आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपकी यूज होती है। सोडा वाटर जो होता है इसको कार्बोनेटेड वाटर के नाम से भी जानते हैं। इसके मिनरल वाटर में सोडियम बाइकार्बोनेट आपका घुला रहता है। सोडा वाटर बोतलों में विशेष दाब की स्थितियों में कार्बन डाइऑक्साइड इंजेक्ट करके बनाया जाता है। सोडा वाटर में प्रमुख गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रमुख गैस होती है। इनमें से कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, लिथियम है, आयोडीन है, कौन सा सही होगा।
आंसर यहाँ पर आपका फ्लोरीन जो है वो सही होगा। रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय अधातु फ्लोरीन है, तो ये हैलोजन समूह में आता है, तो 20 विकल्प सही हो जाएगा। सर्वाधिक सक्रिय धातु कौन सी है, तो सीजियम तत्व है। अगला है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा गलत है। मिश्रण करना धातु के गुण को सुधारने में मदद करता है। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का विस्मांगी मिश्रण है। मिश्र धातु का गलनांक शुद्ध धातु के गलनांक से कम होता है। मिश्र धातु के कुछ परिचित उदाहरण में पीतल, कांस्य और स्टील शामिल है। तो बी वाला वहां पर सही होगा। या दो से अधिक वस्तुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, परंतु मिश्रण में एक धातु पारा के होने पर मिश्रण आपका अमलगम जो है वो कहलाता है। साबुन ग्रीस को हटाता है। स्कंदन, अधिशोषण, पायसीकरण या परासरण, तो किसके द्वारा हटाता है। आंसर यहाँ पर पायसीकरण जो है वो सही होगा। साबुन ग्रीस को पायसीकरण के द्वारा हटाता है। पायसीकारक सामान्यतः समूह युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। इनमें से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है। वनस्पति तेल, मोबिल तेल, केरोसिन तेल, कटिंग तेल, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो वनस्पति तेल का यूज किया जाता है साबुन बनाने के लिए। साबुन बनाने की क्रिया में वनस्पति तेल, वसा और कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के जलीय विलयन को गर्म करके रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण होता है। साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। अगला है जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है। अच्छा क्वेश्चन है। 1:2, 8:1, 1:3 या 2:1। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात होता है आपका 8:1। जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात 8:1 है। जल H2O बराबर 2 हाइड्रोजन परमाणु प्लस 1 ऑक्सीजन परमाणु। हाइड्रोजन के 2 मोल बराबर 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 1 मोल बराबर 16 ग्राम। तो इस प्रकार से इसको काटेंगे 2 और 16 को, तो 8:1 के फॉर्म में निकल करके आ जाएगा। अगला है कि दांतों को साफ करने के लिए उपयोग में जो पाउडर या पेस्ट लिया जाता है उनमें से कौन सा स्वभाव देखने को मिलता है। अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या उदासीन होता है। तो क्षारीय प्रकृति का होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दांतों को साफ करने वाला पाउडर या पेस्ट क्षारीय स्वभाव का होता है। इनको कैल्शियम ऑक्साइड से तैयार किया जाता है। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, जो कि हमारे मुख में उपस्थित दांतों की क्षति पहुंचाने वाले अम्लीय पदार्थों से क्रिया करके उनको उदासीन कर देते हैं। तो समझ गए ना कि क्षारीय क्यों होता है, क्योंकि हमारे दांत जो होते हैं मुख में उपस्थित, उनको जो क्षति पहुंचाने वाले अम्लीय पदार्थ होते हैं, तो ये पहले से अम्लीय पदार्थ रहते हैं। और क्षार आपका उस पेस्ट में होता है, तो ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, उसको उदासीन बना देते हैं, इसीलिए ये क्षारीय प्रकृति का होता है। और बाकी वो तो आपको पता है, अम्ल स्वाद में थोड़ा से खट्टे होते हैं, क्षारीय नमकीन होते हैं। और थोड़ा सा पेस्ट जो टूथपेस्ट होता है उसका स्वाद भी देखेंगे तो खट्टा तो होता नहीं है, तो उससे भी याद रख सकते हैं। और बाकी वैसे भी इतने फ्लेवर मिलाए जाते हैं तो आपको खट्टा और मीठा और कड़वा और नमकीन को समझ में भी नहीं आएगा। अगला देखते हैं। इनमें से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं। निकल होता है, रेडियम होता है, प्लेटिनम होता है या पैलेडियम होता है। श्वेत धातु अभी बताया भी था। आंसर की बात करते हैं तो प्लेटिनम आपका सही होगा। इसको सफेद सोना कहते हैं, व्हाइट गोल्ड कहते हैं प्लेटिनम को। इसे एडम उत्प्रेरक के नाम से भी जाना जाता है। ये ना तो वायु द्वारा ऑक्सीकृत होता है और ना ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलता है। अगला क्वेश्चन है, फुलरीन अथवा बकी बॉल डैश कार्बन परमाणुओं का बना होता है। 20, 40, 45 या 50, कौन सा सही होगा। आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक, क्योंकि फुलरीन एक कार्बन का अपर रूप है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 60 होती है। फुलरीन का सबसे साधारण रूप है बकमिनिस्टर। और गोलाकार फुलरीन को बकीबॉल के नाम से भी जाना जाता है। बेलनाकार फुलरीन को कार्बन नैनोट्यूब भी कहा जाता है। फुलरीन की जो संरचना है वो ग्रेफाइट की तरह देखने को मिलती है। अगला है, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में पाई जाती हैं या शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं। यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। पूछा गया कथन सही कौन सा है, पहला, दूसरा, दोनों या पीतल भी उत्कृष्ट धातु है। आंसर आपका हो जाएगा पहला, यानी केवल और केवल पहला है। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं। तो वे धातुएं जिनका आर्द्र वायु के संपर्क में रहने के बावजूद क्षरण और ऑक्सीकरण बहुत कम होता है, वो आपकी कहलाती हैं उत्कृष्ट धातुएं, जैसे चांदी, सोना, प्लेटिनम और मरकरी। देखा होगा कि जैसे चांदी वगैरह है तो पानी के संपर्क में भीग भी रही होती, परंतु नष्ट नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि इस पे जंग लग जाए। तो क्षरण भी और ऑक्सीकरण भी इसमें कम होता है। और ये धातुएं मुक्त और संयुक्त अवस्था दोनों में पाई जाती हैं। यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं है, जो कि इस ऑप्शन में दूसरे वाले में दे रखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि आलू के चिप्स वाली प्लास्टिक बैग में एक
एंटीऑक्सीडेंट भरा रहता है वो किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, ऑक्सीजन को या नाइट्रोजन को? इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो, वीडियो लाइक सभी लोग जरूर करते रहिएगा। इससे पहले वाले प्रश्न अभी तक नहीं देखे हो तो जरूर देख लीजिएगा। लाइक का टारगेट 400 लाइक का है, जल्दी से कंप्लीट कर दीजिएगा ताकि पीडीएफ हम आपको भेज पाए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे भी आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका डी यानी नाइट्रोजन गैस होती है। आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में एंटीऑक्सीडेंट भरा रहता है जिसे नाइट्रोजन कहा जाता है। नाइट्रोजन गैस भरने का फर्क ये पड़ता है कि चिप्स जो होते हैं वो कुरकुरे बने रहते हैं, चिप्स टूटते नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक होता है, क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में ऑक्सीजन के साथ संयोजन करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, या फिर शरीर से पानी को निकालता है और निर्जलीकरण बनता है, या फिर ककड़ बनता है, या फिर शरीर में प्रोटीन के जमा होते हैं। ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे। ऊपर वाला ऑप्शन जो आया था कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना इसलिए खतरनाक होता है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, ज्वलनहीन गैस होती है। हवा से थोड़ी कम घनी होती है। श्वास अवरोध या घुटन तब होता है जब रक्त शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचाता है। ये लाइन को थोड़ा सा समझिए रखिएगा क्योंकि ये संयोजन जो हो रहा है इसी का प्रभाव ये देखने को मिलता है। बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो गैस फेफड़ों के माध्यम से रक्त प्रवाह को अवशोषित करती है। अमलगम किसकी मिश्र धातु है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा सही होगा। तांबा और टिन, पारा, सीसा और टिन, तांबा और जस्ता। तो अमलगम आपका पारा की मिश्र धातु है। पारे के साथ किसी अन्य धातु को मिलाने पर प्राप्त मिश्रित धातु को कहते हैं अमलगम। केवल लोहे को छोड़कर प्रायः सभी धातुएं पारे के साथ मिलकर के मिश्र धातुएं बनाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे पारा और चांदी का मिश्रण जिसे अमलगम कहते हैं, इसका यूज किया जाता है दंत चिकित्सक के द्वारा। यूज भी याद रखिएगा। बाकी पारा और चांदी का मिश्रण को अमलगम कहते हैं, पारा और चांदी के मिश्रण को। अगला क्वेश्चन आपका, अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? लकड़ी, चारकोल, चीनी या अस्थि या दीपक? तो आंसर आपका हो जाएगा चीनी चारकोल। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप चीनी चारकोल होता है। इसे चीनी से तैयार किया जाता है। इसका यूज कृत्रिम हीरा, आर्टिफिशियल डायमंड बनाने, व्यंजक के रूप में भी किया जाता है। लकड़ी चारकोल को लकड़ी से बनाया जाता है। इसका यूज ईंधन के रूप में होता है, जबकि अस्थि चारकोल के द्वारा चीनी के निर्माण में चीनी को रंगहीन जो है वो किया जाता है। दीपक की काली का यूज काले जूते की पॉलिश वगैरह या फिर टायरों का निर्माण करना है उसमें किया जाता है। बाकी ऊपर वाले याद रखिएगा कि लकड़ी चारकोल को लकड़ी से बनाया जाता है। इसका यूज ईंधन के रूप में होता है। पीतल के घटक आपके इसमें पूछे गए हैं। ट्रिक वही पिताजी वाली से याद रख सकते हैं। तो तांबा हो जाएगा पिताजी और जिंक हो जाएगा, या ऑप्शन के अकॉर्डिंग जस्ता और तांबा जो है, जिंक नहीं जस्ता, पिताजी इस तरीके से चलता है ना। तो कॉपर 70% होता है, जस्ता 30% होता है। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तांबा प्रकृति में मुक्त और संयुक्त अवस्था दोनों में होता है रूपों में, जबकि जो जस्ता होता है वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ये संयुक्त अवस्था में विभिन्न अयस्कों के रूप में होता है। पीतल का यूज जानते हैं मूर्तियां, बर्तन, इन सभी में जो है वो किया जाता है। अगला, इनमें से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? स्ट्रोंशियम, सोडियम, सल्फर या मैग्नीशियम? आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका पहला स्ट्रोंशियम सही हो जाएगा। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है, जबकि आतिशबाजी के दौरान हरा जो रंग होता है वो बेरियम की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही है? उनके पास एक क्रिस्टल संरचना होती है, उनकी कठोरता समान है, उनकी विद्युत चालकता समान है, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। आंसर हो जाएगा वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के अपर रूप होते हैं, किंतु उनके गुण अलग अलग होते हैं। जैसे हीरा कठोरतम पदार्थ है प्राकृतिक रूप से, ग्रेफाइट भंगुर मुलायम होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। परंतु ये दोनों ही एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। इन दोनों तत्वों की क्रिस्टलीय संरचना भी अलग अलग होती है। वो तत्व कौन सा है जो धातु और अधातु दोनों के जैसा व्यवहार करता है? बोरॉन, कार्बन, सल्फर या ऑर्गन? आंसर हो जाएगा आपका पहला बोरॉन। दोनों जो गुण होते हैं ना उसे उपधातु कहते हैं। उपधातु टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बोरॉन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम।
आर्सेनिक और एंटीमनी के बीच में कॉमा लगेगा। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O, N2O, D2O, CO, CuO। तो D2O ये क्वेश्चन करा चुके हैं। ड्यूटेरियम के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर भारी जल का अणु जो है वो बनाते हैं। भारी जल का मेन जो उपयोग होता है वो नाभिकीय संयंत्रों में होने वाली नाभिकीय विघटन क्रियाओं के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए मंदक के रूप में होता है। इसमें नाभिकीय ऊर्जा का नियंत्रित उत्पादन और शांतिपूर्ण उपयोग जो है वो किया जा सके। अगला है साधारण पेंसिल में इनमें से किसका यूज किया जाता है? ग्रेफाइट, सिलिकॉन, लेड या फिर कोयला, लकड़ी का? आंसर ग्रेफाइट आपका सही हो जाएगा। साधारण पेंसिल में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप होता है। काले भूरे रंग के इस पदार्थ में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। विद्युत और ताप का सुचालक होता है। यूज होता है पेंसिल की लीड और घड़ियों की कमानी बनाने में। इसका पाउडर जो होता है वो पॉलिश बनाने के काम में आता है और पॉलिश करने के काम में आता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। सिलिकॉन जो होता है वो एक रासायनिक तत्व है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व जो होता है वो सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन के यौगिक इलेक्ट्रॉन अवयव, साबुन, सीसा, कंप्यूटर चिप्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेड की बात करें तो लेड एक भारी धातु है। इसका यूज कहाँ होता है? इमारत बनाने में, विद्युत बॉक्स के रूप में, बंदूक की गोलियां बनाने में भी यूज होता है। जिस धातुकर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? प्रगलन, भर्जन, कैल्सीकरण या झाग प्लवन? तो इसे कहते हैं हम प्रगलन। प्रगलन ऐसी धातुकर्म प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में आपका पाया जाता है। अयस्क को उसके द्रवणांक से उच्च तापक्रम पर अकेला या किसी उचित गालक के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। तो ये आपकी इसकी डेफिनेशन हो गई। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसे अनबुझा चूना के नाम से जानते हैं? CaO, CO2, CaOH का वोल्टाइज या CaCl2? बिना बुझा चूना भी इसी को कहते हैं, अनबुझा चूना भी इसी को कहते हैं। आंसर यहाँ पर CaO हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड, और या इसको दूसरे नाम से क्विक लाइम भी जो है वो कहा जाता है। ये सफेद छिद्रयुक्त ठोस पदार्थ है, दुर्गलनीय पदार्थ है, ये जल के साथ तीव्र गति से प्रतिक्रिया करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसका यूज अनेक प्रकार के रसायन के निर्माण में भी होता है। इसको व्यापक रूप से भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जाता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या ओजोन? तो हाइड्रोजन आपका भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। तो यही आपका यहाँ पर सही होगा। एक स्वच्छ ईंधन के रूप में भी जो है ये जाना जाता है। इसका मेन प्रकृति या पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता ना, इसीलिए हाइड्रोजन का भविष्य के ईंधन के रूप में देखा जाता है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का कितने % समुद्र और महासागर में आपका है? 97, 98, 96, 95 इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर आपका 97.4% आपका सही होगा। समुद्र और महासागर में खारे पानी के रूप में। बाकी बचा हुआ जो होता है उसमें आपका पेय में तालाब, नदी, अलग अलग जो स्रोत है उसमें से मिला करके होता है। खारे पानी का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। अगला है गैस गुब्बारे में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि ज्यादा स्थायी होती है, हाइड्रोजन से हल्की होती है, ज्वलनशील नहीं होती है, हाइड्रोजन से अधिक मात्रा में होती है। आंसर हो जाएगा सी, ज्वलनशील में नहीं होती है। हीलियम जो होती है वो अज्वलनशील गैस होने के साथ साथ दूसरा सबसे हल्का तत्व भी होता है। गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि ये ज्वलनशील नहीं होती है। वायुयान के टायरों में भी भरी जाती है। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण जो गोताखोर है उनके द्वारा यूज किया जाता है। ये हम आपको टॉपिक वाइज वाले में करा चुके हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? ये सारे करा चुके हैं वैसे, ये नहीं केवल ये सब सारे नाम, रासायनिक नाम, ये सब एक पे पूरी पूरी लिस्ट में हम टॉपिक वाइज में करा चुके हैं। नहीं देखा हो टॉपिक वाइज वाले वीडियो तो जा करके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा शायद 20 तक वीडियो है, पूरा कोर्स उसमें करा दिया। बाकी एक आधा शायद संविधान का रह गया, उसको भी अलग से करा देंगे। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? बी ऑप्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट। और फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है? वॉशिंग सोडा। सोडियम नाइट्रेट का क्या होता है? चिली सॉल्ट पीटर। इतने आपको याद रखने हैं। चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनाता है। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा? आंसर ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पर सही होगा। चूने का पानी क्लोरीन से अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। क्लोरीन सूखे सूखे बुझे चूने के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का मिश्रण बनाता है जिसे ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। बेकिंग सोडा तो फॉर्मूला बताया आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा भी इसी को कहते हैं, NaHCO3। उसके अलावा वॉशिंग सोडा की बात करते हैं, धावन सोडा जिसको कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। उसके अलावा कास्टिक सोडा, दाहक सोडा जिसको कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH।
इसके अलावा आपका साधारण नमक का सोडियम क्लोराइड NaCl, ये सारे आपको याद होने चाहिए, एक ना एक देखेंगे घूम फिर के पूछ ही लिया जाता है। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज इनमें से कौन सा है? बॉक्साइट, डोलोमाइट, चाल्कोपाइराइट, इल्मेनाइट। आंसर आपका डी, इल्मेनाइट सही हो जाएगा। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज इल्मेनाइट है, जो लौह युक्त टाइटेनियम होता है, काले या धूसर रंग का ठोस होता है, कम मात्रा में चुंबकीय गुण होता है। व्यापारिक दृष्टि से इल्मेनाइट टाइटेनियम का सबसे महत्वपूर्ण भंडार मुख्यतः केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? बोरान, लोहा, सिलिकॉन या एल्यूमिनियम? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बोरान। बोरान का गलनांक होता है आपका 2075 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक होता है 39-27 डिग्री सेल्सियस। क्रिस्टलीय बोरान का विशिष्ट गुरुत्व होता है 2.34। कमरे के तापमान पर एक खराब विद्युत कंडक्टर है, लेकिन उच्च तापमान पर ये अच्छा कंडक्टर है। लोहे का गलनांक होता है 1538 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक होता है आपका 2862 डिग्री सेल्सियस। तो मेन बोरान और लोहे में ही कंपैरिजन है, सिलिकॉन का तो वैसे भी कम है, 1414 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक है 3265 डिग्री सेल्सियस। तो बोरान का गलनांक 2075 और लोहे का गलनांक 1538, ऐसे कंपैरिजन करके याद रख सकते हैं। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है। नाइट्रिक एसिड या जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट? आंसर आपका हो जाएगा कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है। कॉपर सल्फेट अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र COSO4 होता है। कॉपर सल्फेट कई यौगिक के रूप में पाया जाता है, इसमें क्रिस्टलन जल की मात्रा अलग अलग होती है। एग्जाम्पल के लिए इसका सूखा क्रिस्टल सफेद या हल्के पीले हरे रंग का जो है वो होता है, जबकि पेंटाहाइड्रेट चमकीले रंग का होता है। इसका पेंटाहाइड्रेट रूप ही सर्वाधिक पाया जाने वाला रूप है। कॉपर सल्फेट कॉपर का सबसे अधिक पाया जाने वाला यौगिक है, यूज किया जाता है कवकनाशी के रूप में, वस्त्रों को रंगने में भी यूज किया जाता है। सफाई में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट होते हैं नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फोनेट, बाइकार्बोनेट। कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका सल्फोनेट जो है वो सही होगा। सफाई में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट जो होते हैं वो सल्फोनेट होते हैं। अपमार्जक डिटर्जेंट ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रायः साबुन के समान ही कार्य करते हैं, परंतु कठोर जल में साबुन से अधिक विलय होते हैं। इसमें क्षार के रूप में पोटेशियम और सोडियम का यूज जो है वो किया जाता है। कठोर जल में उपस्थित Ca++ और Mg++ आयनों के साथ कोई अविलय अवक्षेप नहीं बनाते, इसी कारण ये साबुन की अवक्षेप नहीं बनाते। इसी गुण के कारण ये साबुन की अपेक्षा अधिक उपयोगी भी होते हैं। इनमें से कौन सी सबसे भारी धातु है? लोहा, पारा, निकल या ऑस्मियम? आंसर की बात करते हैं तो ऑस्मियम आपका सही हो जाएगा। ऑस्मियम सबसे भारी धातु है और ऑस्मियम प्लैटिनम समूह की 6 धातुओं में से एक है। इसको सबसे पहले टेनांट ने ऑस्मिस्टीडियम ऑसिस्मटीडियम से प्राप्त किया था। इसका यूज उत्प्रेरक के रूप में, अंगुलियों की छाप लेने में, मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। पारा की बात करें तो आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है। केवल यही धातु साधारण ताप और दाब पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। यूज कहाँ होता है? तापमापी और रक्त दाब मापी में सूचक के रूप में। निकल जो होता है संक्रमण धातु समूह का तत्व है। इसका यूज स्टील और मिश्र धातु बनाने में होता है। लोहा एक कठोर धातु है जो प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है। इसका यूज विभिन्न प्रकार के उपकरण को बनाने में होता है। अगला है ऊष्मा शोषीय विक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा निकलती है, ताप में वृद्धि होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है। आंसर की बात करते हैं तो ऊष्मा अवशोषित होती है। और एक रासायनिक अभिक्रिया है जो ऊष्मीय ऊर्जा का शोषण करती है, ऊष्मा शोषीय विक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए अमोनियम नाइट्रेट हो गया, जल का कोल्ड पैक हो गया, बर्फ का पिघलना हो गया, जल का वाष्पन हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल है। 49 प्रश्न है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मुख्य रूप से क्या होता है? जस्ता, तांबा, क्रोमियम या मैग्नीशियम? आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मुख्यतः क्रोमियम मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील एक जंगरोधी इस्पात होता है, वायुमंडल और कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों से खराब नहीं होता है। इस्पात में ये गुण क्रोमियम मिलाने से उत्पन्न होता है। इसमें 15 से 20% क्रोमियम, 8 से 10% निकल और साधारण स्टील होता है। कुछ मिश्र धातुएं यहाँ पर हैं, जैसे पीतल CuZn 70% और 30%, जर्मन सिल्वर CuZn और Ni 60, 20 और 20%, गन मेटल कॉपर जिंक Sn 88 2 और 10%, और कांसा Cu और Sn 90% और Sn 10%। तो ये जरूर रट लीजिएगा, एक नए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है और आखिरी प्रश्न है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे भी पूछेंगे।
कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले को की जो सांस है उसकी जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, सिल्वर नाइट्रेट लेपित सिलिका जेल या हल्दी। आंसर की अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल आपका सही होगा। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न आपसे भी, बाकी आगे के जो प्रश्न है वो अगले वाले पार्ट में हम आपको कराएंगे। तो ये प्रश्न आपके लिए है, समाचार पत्र में लपेटे हुए भोजन के संदूषित होने की संभावना है? कैल्शियम से है, मैग्नीशियम से है, कोबाल्ट से है, सीसा से है? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा वीडियो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। आज के वीडियो में फिर इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।